हेलो, गुड आफ्टरनून। चलो जी, कल हमने टॉपिक शुरू कर दिया था ब्रिटिश काल में भारत की भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, लैंड सेटलमेंट इन ब्रिटिश एरा। और थोड़ा सा हमने बातें भी कर दी थी भाई, इजारेदारी व्यवस्था पे बात कर दी थी और स्थायी बंदोबस्त पे भी बात हो गई थी। आप कहाँ गायब हो गए थे जी कल? पीछे कल नेट का पेपर था। अच्छा, सेट वाला डाल दिए, यू सेट वाला सब भर दिए। कब तक है उसकी डेट? 18 तक। आप लोगों ने डाला सबने? क्यों? अच्छा, पीजी नहीं हुआ? क्या क्या है उसमें? डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसमें? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसमें या सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं? बाकी लोग भी डाल देना भाई फटाफट, कहीं पता चला डेट निकल गई ऐसी, है ना। चलिए, कल ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था, हमने सबसे पहले बात किसकी की थी? इजारेदारी व्यवस्था की बात की थी। इजारेदारी व्यवस्था को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था या गवर्नर ने? बताओ भाई। वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था बंगाल में। ठीक है, कब लागू हुई थी इजारेदारी व्यवस्था? 1772 में लागू हुई थी। ठीक है, और इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? इसका एक और नाम था क्या भाई? इसको पंचशाला व्यवस्था भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचशाला व्यवस्था। और ये जो पंचशाला व्यवस्था है या इजारेदारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सर्वाधिक बोली लगाने वाला जो व्यक्ति होता था, जो सर्वाधिक बोली लगाता था, उसी को भू राजस्व वसूलने का क्या दिया जाता था? ठेका दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था में भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार, किसानों का शोषण होना प्रारंभ हुआ। तो आगे जाकर के 1776 ईस्वी में इस व्यवस्था को पंचशाला यानी 5 साल के स्थान पर 1 साल किया गया, यानी 1 साल के लिए किया गया। और साथ ही साथ इस व्यवस्था में किसको शामिल कर दिया गया? जमींदार को भी शामिल कर दिया गया। पहले इसमें जमींदार शामिल नहीं था। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछेगा कि भाई बंगाल में पंचशाला व्यवस्था किसने लागू की थी या फिर इजारेदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? वारेन हेस्टिंग ने। कब लागू हुई थी? 1772 में। यह इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? तो सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि से या किसानों से भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। या फिर वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू इजारेदारी व्यवस्था को या पंचशाला व्यवस्था को 1 साला व्यवस्था कब किया गया? 1776 में। या फिर इजारेदारी व्यवस्था में या पंचशाला व्यवस्था में जमींदारों को कब शामिल किया गया? 1776 में। इसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद कौन आया था? कॉर्नवालिस आया था, जिसने राजस्व बोर्ड का पुनर्गठन किया था और सर जॉन सॉर उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें जेम्स ग्रांट भी थे। उन दोनों के सुझाव पर या राजस्व बोर्ड के सुझाव पर, अच्छा, इस राजस्व बोर्ड की स्थापना भी 1772 में ही हुई थी। ठीक है, किसने की थी? वारेन हेस्टिंग। और इस राजस्व बोर्ड में कौन कौन लोग थे? तो सर जॉन सोर थे, सर जॉन सोर, और इसके अलावा एक नाम है जेम्स ग्रांट। इन्हीं के सुझाव पर बंगाल में ये जो 1 साला व्यवस्था चल रही है अभी, इस 1 साला व्यवस्था को इन्होंने 10 साला व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। कि भाई ये जो 1 साल के लिए व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को कितने सालों के लिए कर दिया? 10 वर्षों के लिए कर दिया और इसको 10 साला व्यवस्था कहा जाने लगा। अभी जो 10 साला व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी था, किसका स्वामी? भूमि का स्वामी। ये किसको बना दिया गया? भूमि का स्वामी बनाया गया जमींदार को। भूमि का स्वामी किसको बनाया गया? जमींदार को बनाया गया। और किसानों से लगान वसूलने का अधिकार भी किसको दिया गया? जमींदार को दिया गया। ठीक है, तो किसानों से लगान वसूलने का अधिकार ये भी किसको दे दिया गया? जमींदार को दे दिया गया।
और इसी कारण से इस 10 साला व्यवस्था को क्या कहा गया? जमींदारी व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? जमींदारी व्यवस्था कहा गया, या फिर मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। ठीक है भाई, बात समझ में आई? या फिर इसी का एक और नाम है इस्तमरारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। अभी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसको लग रहा था कि भाई वो ब्रिटेन के हिसाब से सोच रहा है कि यहाँ पर भी उसी तरह से काम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी तो कंपनी को भी फायदा होगा। तो उसको लगा कि ये जो 10 वर्षों का समय हमने दिया है, ये 10 वर्षों का समय कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है या कम है, कि कृषि में जो नए प्रयोग होने हैं उसके लिए ये समय क्या है? उपयुक्त नहीं है। और उसके बाद ये जो जमींदारी व्यवस्था है या 10 वर्षों के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी, इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया गया। और अब इसका नाम हो गया स्थायी बंदोबस्त। ठीक है भाई, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल करके आए कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1793 ईस्वी में। किसने लागू की थी? तो कॉर्नवालिस ने लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में या जमींदारी व्यवस्था में या मालगुजारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार था। और लगान वसूलने का अधिकार भी किसके पास था? जमींदार के पास ही था। ठीक है, अब ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो लगान है, इस लगान के हिस्सेदार कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक तो कंपनी है और एक कौन है? जमींदार है। तो जमींदार जो लगान वसूल करेगा उसका 1/11 भाग अपने पास रखेगा और कंपनी को कितना देगा? 10/11 भाग कंपनी को देगा। ठीक है, या फिर 89% और 11%। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में कि कंपनी का हिस्सा कितना था और जमींदार का हिस्सा कितना था। अब इसमें फिक्स ये नहीं था भाई कि कितना कितना वसूल करेगा, क्योंकि जमींदार फिक्स भी कर दोगे तो भी उसने उससे ज़्यादा वसूल करना ही करना है। तो जो एक्स्ट्रा इनकम थी वो किसके हिस्से चली जाती थी? जमींदार। अभी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू थी? जो स्थायी बंदोबस्त था, ये स्थायी बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू था? तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये क्षेत्र शामिल होते थे। इसके अलावा ये व्यवस्था नॉर्थ कर्नाटका यानी उत्तरी कर्नाटक और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू थी, जैसे गाजीपुर और बनारस। गाजीपुर और बनारस के क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू थी। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू था या नहीं था। ठीक है, अभी जो क्षेत्र है, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ कर्नाटका, गाजीपुर, बनारस, ये ब्रिटिश साम्राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग है? तो जो टोटल है उसका कितना प्रतिशत है? तो 19% भूभाग है। कितना प्रतिशत है? 19%। यानी स्थायी बंदोबस्त जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के 19% भूभाग पर लागू थी। ठीक है, अभी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो जमींदार था वो समय पे अपना लगान जमा नहीं कर रहे थे, तो फिर उनको डराने के लिए 1794 ईस्वी में एक नियम लेकर के आए भाई, ये जिसको कहा जाता है सूर्यास्त का नियम या सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम। और ये सूर्यास्त का नियम क्या कहता है कि लगान जमा करने की तारीख के सूर्यास्त से पहले प्रत्येक जमींदार को अपना लगान जमा करना होगा, और यदि वो लगान जमा नहीं करेगा तो उसकी जो जमींदारी है वो किसी और व्यक्ति को बेच दी जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ आपने डेट याद रखनी कि सूर्यास्त का जो नियम है ये कब आया था? 1794 ईस्वी में। किस व्यवस्था से संबंधित है? तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है मुख्य रूप से, लेकिन सूर्यास्त का नियम रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी लागू होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें इसका आंसर स्थायी बंदोबस्त ही माना गया, लेकिन ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी लागू था। ठीक है,
अब रैयतवाड़ी व्यवस्था उसने इसलिए नहीं माना होगा क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान जो वसूल करते थे वो स्वयं अंग्रेज ही जाते थे, उनके अधिकारी ही जाते थे, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन है उस व्यवस्था में। अब ये जो व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने में कॉर्नवालिस का साथ किस किसने दिया था? कॉर्नवालिस जो है इनका साथ किस किस व्यक्ति ने दिया था? तो दो नाम याद रखने जो शुरू में बताए थे, एक जेम्स ग्रांट और दूसरा नाम याद रखना है सर जॉन सोर। ये स्थायी बंदोबस्त को लागू करने में किसके सहयोगी हैं? कॉर्नवालिस के सहयोगी। अब भारत के कौन से दो लोग हैं जो इस व्यवस्था के समर्थन में थे? तो राजा राम मोहन राय और उसके अलावा दूसरा नाम बताया था कौन थे भी? आर.सी. दत्त। और आर.सी. दत्त ने कौन सी किताब लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। राजा राम मोहन राय स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू करवाने के पक्ष में थे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने ये याद रखनी। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। स्थायी बंदोबस्त, अब इसके लाभ हानियां वो हमने कल थोड़ा सा बात कर ली थी, अब उस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पेपर के लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि किसको क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी जो व्यवस्था थी अंग्रेजों की वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, सबसे पहले रैयत का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसमें एक शब्द आया है रैयत। रैयत का अर्थ क्या होता है अभी? तो रैयत का अर्थ होता है किसान। ठीक है, रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। अब यहीं से आप दूसरा पॉइंट कनेक्ट करोगे इसी के साथ कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो समझौता किया गया था वो किसके साथ हुआ था? किसान के साथ। जैसे स्थायी बंदोबस्त में जो समझौता हुआ था वो जमींदार के साथ हुआ था। यहाँ पर जो किसान है इसी को क्या माना गया है? भूमि का स्वामी माना गया। तो भूमि का जो स्वामी है वो कौन है? किसान है। ठीक है, भूमि का स्वामी कौन है? किसान है। तो भूमि का स्वामी जब किसान है, अब दूसरी समस्या थी कि भाई लगान कौन वसूल करेगा? तो अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो बिचौलिया है, जो जमींदार था, स्थायी बंदोबस्त, ये जो स्थायी बंदोबस्त है, इस स्थायी बंदोबस्त में तीन लोग हैं मुख्य रूप से। एक तो है कंपनी, दूसरा है जमींदार और तीसरा है कौन? किसान। ठीक है, इसमें तीन लोग हैं। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में इस जमींदार को बाहर कर दिया गया। अब इसको बाहर क्यों कर रही है कंपनी? उसके पीछे कुछ कारण है। कंपनी जो है इस जमींदार के द्वारा रखी जाने वाली जो राशि थी, जिस राशि के बल पर ये जमींदार बहुत ज्यादा अमीर और संपन्न हो गए थे, उस राशि को स्वयं प्राप्त करना चाह रही है, तो फिर इसको हटा दिया यहाँ से। दूसरा कारण क्या है इसको हटाने का? कि जब ये व्यवस्था लागू होगी तो ये व्यवस्था लागू होगी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्र में, और दक्षिण भारत के क्षेत्र में उत्तर भारत की तरह जमींदार, जैसे उत्तर भारत में जमींदार है, तो दक्षिण भारत में ऐसा कोई वर्ग नहीं था पहले से ही कि जो इस तरह का काम कर सके जैसा काम जमींदार कर रहे हैं, या सिंपल कहें कि दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग नहीं था। तो जब जमींदार वर्ग नहीं था तो फिर किसको देते? एक समस्या ये भी थी। साथ ही साथ दक्षिण भारत जो है, यहाँ पर जनसंख्या कम थी। यहाँ पर जनसंख्या क्या थी? कम थी। गांव छोटे छोटे थे। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई जमींदार वर्ग अगर नहीं है, जनसंख्या भी कम है, गांव छोटे छोटे हैं, तो हम खुद जा करके क्या कर सकते हैं? लगान को वसूल कर सकते हैं। तो इन कारणों से ये बिचौलिया यहाँ से हट गया। तो अगर आपसे कभी पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो जमींदार था उसको क्यों शामिल नहीं किया गया, तो उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण कि जमींदार के द्वारा रखी जाने वाली राशि को कंपनी स्वयं प्राप्त करना चाहती थी। दूसरा, दक्षिण भारत में जमींदार के समान कोई वर्ग नहीं था। और तीसरा, दक्षिण भारत में जनसंख्या कम थी, जिसके कारण लगान वसूली की समस्या नहीं थी।
ठीक है, जनसंख्या कम है तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जा सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई उत्तर भारत में लागू कर दो इस व्यवस्था को, बंगाल में तो इतनी पॉपुलेशन है, गंगा के तट पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। आप यूपी लगा लो, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वो जनसंख्या वाला इसीलिए ज्यादा है क्योंकि गंगा के किनारे क्या है, लोग ज्यादा निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं इस क्षेत्र में ज्यादा भाई? क्योंकि उपजाऊ जमीन है, अन्न ज्यादा होते हैं। तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। बात समझ में आ रही? दक्षिण भारत में पूरा का पूरा वो पठारी क्षेत्र है, तो पॉपुलेशन कम स्वाभाविक रूप से है क्योंकि उत्पादन नहीं होगा। अब आदमी 10 बार सोचता है कि यार 4 बच्चे करो, एक ही करो, उस बात की टेंशन है, ठीक है, नहीं तो वो कौन सा पीछे रहते भाई, है ना। तो इस व्यवस्था में किसको बाहर कर दिया गया भाई? जमींदार को। और लगान वसूलने का अधिकार किसके पास है? अब कंपनी के पास। यानी कंपनी जो है उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों के साथ क्या किया था? समझौता किया था। तो पहला पॉइंट यही ध्यान रखना कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसमें भूमि का स्वामी कौन था? किसान था। कंपनी ने किसानों के साथ सीधे समझौता किया था कि भाई लगान आप सीधे किसी को दोगे? कंपनी को दोगे। जमींदार को क्यों अलग रखा गया इस व्यवस्था से? तो 3 कारण मैंने आपको बता दिए, वो याद रखने हैं। अभी जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था को सबसे पहले 1792 ईस्वी में, आप डेट याद रखना है, 1792 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम था कैप्टन रीड। इस कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। कौन से जिले में? 12 महल जिले में लागू किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये सबसे पहले कहां पर लागू की गई और किसके द्वारा लागू की गई? तो सबसे पहले 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू की गई। तो कैप्टन रीड क्या है? इस व्यवस्था का जनक है। लेकिन कई बार आप बुक पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक नाम मिलेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? थॉमस मुनरो भी लिखा हुआ मिलेगा। पढ़ा है आपने कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? थॉमस मुनरो है। तो इस थॉमस मुनरो पे भी आएंगे अभी कि ये कहाँ से आए। अभी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जब तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू हो गई तो राजस्व बोर्ड जो है भाई, इस राजस्व बोर्ड ने 1797 ईस्वी में इस व्यवस्था को खारिज कर दिया भाई, या रद्द कर दिया। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि भाई ये व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। ये सिर्फ कहां पर रहेगी? तमिलनाडु के 12 महल जिले तक ही सीमित रहेगी। दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में इसको लागू नहीं किया गया। अब आगे जाकर के ये जो थॉमस मुनरो है, ये थॉमस मुनरो का आगमन होगा। और ये जो थॉमस मुनरो है ये लगभग 1820 के आसपास, 1820 से लेकर के 1827 ईस्वी तक ये रहेगा मद्रास का गवर्नर। कहाँ का गवर्नर रहेगा ये? मद्रास का गवर्नर। और जिस समय ये मद्रास का गवर्नर था तो उसी समय इसने 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को कहाँ पर लागू किया? मद्रास में लागू किया। ठीक है, तो इसी कारण से, क्योंकि पहले लागू हुई थी फिर बीच में कुछ टाइम के लिए रुक गई थी और फिर अब ये परमानेंटली किसके द्वारा लागू की गई? थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की। इसीलिए इस व्यवस्था के 2 जनक हैं, एक कैप्टन रीड और दूसरा थॉमस मुनरो। या फिर पर्टिकुलर पूछ ले कि भाई मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने। कब लागू किया था? 1820 में। अब थोड़ा सा आगे जा करके 1825 के आसपास, 1825 में एक व्यक्ति है जिसका नाम ने आपने याद रखना है भी, एल्फिंस्टन। और इसके साथ एक व्यक्ति और था, चैपलिन। इन दोनों लोगों ने इस व्यवस्था को लागू किया। कहां पर? बंबई में। तो 3-4 क्वेश्चन आपके इससे निकल करके आ। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कब लागू हुई? 1792 ईस्वी में। किसने लागू की थी? कैप्टन रीड ने। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने लागू किया था। कहां पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में। और एल्फिंस्टन और चैपलिन ने 1825 में इसको लागू किया। कहां पर? बंबई प्रेसिडेंसी। अभी जो व्यवस्था है
ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू होगी? तो एक तो हो गया तमिलनाडु, जहाँ पर ये सबसे पहले लागू हुई। उसके बाद मद्रास में लागू हुई। मद्रास के बाद ये बम्बई में लागू होगी। बम्बई के अलावा कर्नाटका, और कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है कुर्ग। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ये लागू थी। इसके अलावा ये व्यवस्था असम में लागू थी, और असम के अलावा पूर्वी बंगाल में ये व्यवस्था लागू थी। कहाँ पर लागू थी? पूर्वी बंगाल में। यानी इसमें क्षेत्र बहुत ज़्यादा आ गए। पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी आ गई, पूरा बम्बई प्रेसिडेंसी आ गया, कर्नाटक का कुर्ग जिला है, पूर्वी बंगाल है जिसको बांग्लादेश कहते हैं, और असम हो गया। तो यानी इसका क्षेत्र ज़्यादा होगा किससे? स्थायी बंदोबस्त। तो ये जो टोटल क्षेत्र है, ये ब्रिटिश भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग होगा? तो 51% भूभाग है, 51%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी? 51% भूभाग पर। ठीक है, अब ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो लगान की दर है भाई, वो भी काफ़ी ऊंची रखी गई थी। आपको किताबों में ऐसे पर्टिकुलर पढ़ने को नहीं मिलेगा जैसे आपको किस में मिलता है, स्थायी बंदोबस्त में, कि किसका हिस्सा कितना था। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, बस इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है इस व्यवस्था में। यही सारे पूछे जाएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी कहाँ पर लागू थी? तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लागू थी। ये सारे के सारे दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। अगर असम को छोड़ दो आप थोड़ा सा, तो ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं। किस किसने लागू किए थे, ये नाम याद रखने। अब तीसरी जो व्यवस्था है वह है महालवाड़ी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था कौन सी है? महालवाड़ी व्यवस्था। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं भी। सबसे पहले महाल का अर्थ क्या होता है? तो महाल का अर्थ होता है गांव। महाल का अर्थ क्या होता है? गांव। पंजाब के क्षेत्रों में गांव को महाल कहा जाता है। अब इस व्यवस्था में जो समझौता किया गया था वो किसके साथ हुआ था? पूरे गांव को एक इकाई मान करके। ठीक है, पूरे गांव को क्या माना गया? एक इकाई माना गया। अब समझौता जब गांव के साथ हुआ तो भूमि का स्वामी यहाँ पर कौन रहा? किसान ही रहा। यहाँ पर भी भूमि का स्वामी कौन रहा? किसान ही था। भूमि का स्वामी कौन था यहाँ पे? किसान था। ठीक है, अब प्रत्येक किसान से कंपनी लगान वसूल तो करने जाएगी नहीं। अब इन्होंने क्या किया कंपनी ने, कि पूरे के पूरे गांव को एक इकाई मान लिया कि भाई भूमि का स्वामी तो किसान ही होगा, लेकिन लगान वसूल करने हम प्रत्येक किसान के पास नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई गांव क्या होगा? पूरा का पूरा महाल क्या होगा? एक इकाई होगा, और इस इकाई का जो प्रमुख होगा, यानी गांव का जो प्रधान होगा या मुखिया होगा, वो मुखिया गांव के किसानों से लगान को इकट्ठा करके किसको देगा? कंपनी को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है? किसान के साथ। भूमि का स्वामी कौन था? किसान। यहाँ पर भी बीच में जो जमींदार वर्ग था उसको अलग कर दिया गया, डायरेक्ट किसानों के साथ समझौता किया। अभी जो महालवाड़ी व्यवस्था है, ये व्यवस्था कब लागू हुई थी भाई? तो ये व्यवस्था लागू हुई थी 1822 ईस्वी में। और इस व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा? हार्ट या हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और ये व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी भाई? तो पंजाब के क्षेत्र में लागू हुई, जितना पूरा का पूरा पंजाब। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई थी, आगरा और अवध के क्षेत्रों में लागू हुई थी ये व्यवस्था। इसके अलावा ये मध्य प्रांत के क्षेत्र में लागू हुई थी, मध्य प्रांत। तो इन क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू हुई थी। पंजाब, उत्तर प्रदेश का आगरा और अवध, और मध्य प्रांत में ये व्यवस्था लागू थी। अब दोनों का टोटल करोगे तो कितना बच जाएगा? प्रतिशत का हिसाब निकालोगे तो 30% बच जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? 30% भूभाग पर। अब ये क्वेश्चन फिर अब परसेंटेज से निकल करके आएगा कि तीनों नाम दे रखे होंगे आपके पास, और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक भूभाग पर लागू थी? तो सर्वाधिक पे कौन सी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, और उसके बाद
स्थायी बंदोबस्त लागू था। ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस महालवाड़ी व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। भाई वो कौन था, याद करो उसका नाम। मार्टिन बर्ड था। कौन व्यक्ति था वो? मार्टिन बर्ड था, मार्टिन बर्ड। और ये जो मार्टिन बर्ड है, इसने इस व्यवस्था में कुछ सुधार किए और सुधार करने के बाद इसको दोबारा से लागू करवाया था। और इस मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो लगान की दर है वो अलग अलग समय पे अलग अलग हुआ करती थी। बेंटिक के टाइम पे अलग थी, फिर डलहौजी आएगा उसके टाइम पे अलग अलग दर थी। डलहौजी के टाइम पे लगभग 55% तक आ गई थी दर। ठीक है। 92% से घट घट करके 55% तक आ चुकी थी नीचे। ठीक है। तो दरें सब में अलग अलग है। तो इसमें आपने इतनी चीजें याद रखनी। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इनका तीनों का एक साथ कंपेयर कर लें हम लोग। सबसे पहले रैयतवाड़ी ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी। दूसरा लिखता हूँ स्थायी बंदोबस्त। और तीसरा हो गया कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी व्यवस्था। जब हम इसको याद करेंगे तो ऐसे ही याद करना है भैया। अभी जो व्यवस्था है ये लागू कब कब हुई थी, बात समझ में आ रही? अरे इसको लास्ट में बना देंगे, अभी वो शुरू वाला भी लिखना है फिर लास्ट में। ये तुम्हारे लिए वो है कि पेपर के दिन पढ़ना ये है। बात समझ में आ गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये लागू पहले हुई थी। ठीक है, ताकि आपको डेट में दिक्कत ना हो। ये कब लागू हुई थी? 1792, 1793 और ये 1822 में। ठीक है, तो डेट होगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, गवर्नर का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन कौन गवर्नर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर के समय लागू हुई थी? रैयतवाड़ी कौन रहा होगा इस समय 1792 के आसपास? अंदाजा लगा। कॉर्नवालिस था। ठीक है, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। ठीक है, और इस समय भी कौन है? कॉर्नवालिस है। और इस समय लगभग कौन रहा होगा भाई गवर्नर महालवाड़ी? 1822 के आसपास। बताओ बताओ थोड़ा याद करके। पक्का जेम्स बॉडी? पीछे वाला बताओ, जेम्स बॉडी है कंफर्म? लॉर्ड विलियम बेंटिंक से पहले कौन था? क्योंकि 28 में तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन जाएगा। 1828 से 35 था। बेंटिंक से पहले कौन था? नाम याद करो, तब तक मैं नाम दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे। दिख रहा है इसमें नाम कहीं पे? नहीं दिख रहा, दिखा। कौन रहा होगा बताओ? 1822 में कौन रहा होगा? लॉर्ड हेस्टिंग रहा होगा। ठीक है, तो बेंटिंक से पहले एमरस्ट था, फिर एडम था, फिर हेस्टिंग था। तो लॉर्ड हेस्टिंग था इसमें। ठीक है, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। अभी चार्ट हो लॉर्ड हेस्टिंग। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन व्यवस्थाओं का जनक कौन था? किस व्यवस्था का जनक कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था भाई? आगे राम, बहुत अच्छे, सुंदर। इस बार नोबेल की घोषणा पहले हो गई, नहीं तो फिर तुमको ही देते हो इस बार, है भाई? कौन था? कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो थे। थॉमस मुनरो। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था, इसका जनक कौन हो जाएगा? हार्ट मैकेंजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट हो सकता है
कि क्षेत्रों के नाम आपने याद रखने हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था लागू थी। तो बताओ रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू थी? रैयतवाड़ी हाँ, मद्रास, बंबई हो गया, असम हो गया और पूर्वी बंगाल हो गया। इन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू थी। स्थायी बंदोबस्त बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया और नॉर्थ कर्नाटका हो गया। और यूपी के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो गाजीपुर का क्षेत्र है और बनारस का क्षेत्र है, ठीक है। और ये पंजाब का क्षेत्र हो गया, यूपी का अवध और आगरा का क्षेत्र हो गया, अवध और आगरा के क्षेत्र में लागू थी और मध्य प्रांत में लागू थी, ठीक है भाई। अब यही क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से कितना कितना था? रैयतवाड़ी कितने परसेंट? 51%, स्थायी बंदोबस्त 19% और महलवाड़ी 23%, ठीक है। हो गया ना सारा यहीं पे। अब बची थोड़ा जगह बची है, इसको खाली नहीं छोड़ना। अब एक खाली जगह पे आ जाएगी विशेषताएं। अब विशेषता में आपने क्या लिखना है? विशेषता में हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये महलवाड़ी व्यवस्था हमने पढ़ी, तो हार्ट मैकेंजी का नाम आया था, वो वाला पॉइंट आपने यहाँ पर लिखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट उसके बारे में, ठीक है। हमने स्थायी बंदोबस्त देखा था, तो किसने समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय, आर.सी. दत्त ने। तो वो पॉइंट आपने यहाँ पे छोटे छोटे लिखने, ठीक है। कौन कौन सहयोगी थे? जेम्स ग्रांट इत्यादि वो सहयोगी थे, ठीक है। और इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंट, आज जैसे सूर्यास्त का नियम हो गया तो वो यहीं पे लिखना है आपने कि कब आया था। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से अगर आप इसको पढ़ोगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा फिर क्वेश्चन। बात समझ में आ रही? और ये याद करने के लिए ज़्यादा आसान है, यानी वो एक एक दो दो लाइन लिखने से अच्छा है कि आप इसको बनाओ, घर पे दीवार पे चिपका दो, इसको आते जाते जब भी नजर पड़ेगी तो याद हो जाएगा। और हो सके तो इसको अलग अलग पेन से बनाओ, कलरफुल। बात समझ, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग पे असर करती हैं। चलिए अब लिखना शुरू करो इसको। डालो सबसे पहले, सबसे पहले डालोगे आप वारेन हेस्टिंग। इसके टाइम पे क्या क्या काम हुए थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग लिखना, मेन टॉपिक तो ये हो गया आपका ऊपर। अब लिखना वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, ठीक है। पहला पॉइंट लिखोगे, वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड की स्थापना की, राजस्व बोर्ड की स्थापना की, राजस्व बोर्ड की स्थापना की, ठीक है। और राजस्व बोर्ड की स्थापना ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, बंगाल के दीवान के पद समाप्त हो गए। अब ये राजस्व बोर्ड जो है बंगाल में वो राजस्व की वसूली का काम करेगा, ठीक है। बस इसमें इतना रखना। अब एक पॉइंट लिखना लाइन चेंज करके, पंचशाला व्यवस्था और ब्रैकेट में लिखना इजारेदारी व्यवस्था। पंचशाला व्यवस्था और ब्रैकेट में लिखना इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, और डेट लिख लेना 1772, ठीक है। अब इसमें पॉइंट करके लिखना आप, वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व की वसूली हेतु बंगाल में
भू राजस्व की वसूली हेतु, भू राजस्व की वसूली हेतु, बाद में कॉल करता हूं मैं। भू राजस्व की वसूली हेतु एक पंचवर्षीय व्यवस्था लागू की, भू राजस्व की वसूली हेतु एक पंचवर्षीय व्यवस्था लागू की, जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है, जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है, जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखना। इस व्यवस्था में सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को, इस व्यवस्था में सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को, सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार या ठेका दिया जाता था, ठेका लिख लेना, का ठेका दिया जाता था, ठेका दिया जाता था। इस व्यवस्था से जमींदारों को अलग रखा गया, इस व्यवस्था से जमींदारों को अलग रखा गया, अलग रखा गया, इस व्यवस्था से जमींदारों को अलग रखा गया। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखना। इस व्यवस्था के असफल होने पर, इस व्यवस्था के असफल होने पर, असफल होने पर वॉरेन हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने 1776 में, 1776 में इस व्यवस्था को एक साला कर दिया या एक वर्षीय कर दिया, इस व्यवस्था को एक साला या एक वर्षीय कर दिया, एक वर्षीय कर दिया, और जमींदारों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया, और जमींदारों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया, या फिर जमींदारों को इस व्यवस्था में प्राथमिकता दी गई। अभी जो वॉरेन हेस्टिंग है, इसी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में एक एक्ट आया था जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। उस पिट्स इंडिया एक्ट में एक बात यह भी कही गई थी कि भारत में भू राजस्व की वसूली के लिए एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि किस अधिनियम में या किस एक्ट में स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए कहा गया था, तो कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट। तो एक पॉइंट इसको लिख लो अलग से। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, 1784 84 के एक्ट में या पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में भू राजस्व के लिए, भारत में भू राजस्व के लिए एक स्थायी व्यवस्था, भारत में भू राजस्व के लिए एक स्थायी व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई थी, लागू करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और इसके बाद कौन आया गवर्नर बन करके? कॉर्नवालिस आएगा। ठीक है, तो कॉर्नवालिस लिख करके ना आप सीधे लिखना स्थायी बंदोबस्त, इसका काम हो गया तो यहीं पे लिख देता हूं मैं। स्थायी बंदोबस्त या
फिलहाल इतना ही लिख लो, बाकी नाम हम बीच में डाल देंगे सारे, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी, स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी, ठीक है। बाकी नाम बीच में आ जाएंगे तो उनको लिख लेंगे, ठीक है, वहीं पे। अब इसके नीचे पॉइंट करके लिखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में एक 10 वर्षीय 1790 में एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की। 1790 में एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूलने का अधिकार, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूलने का अधिकार जमींदार को दिया गया। जमींदार को दिया गया। अतः इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। इस्तमरारी, ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। जमींदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया, ठीक है। अब लाइन चेंज करके लिखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया। इस 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि कृषि संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्षों का समय अल्प है। 10 वर्षों का समय अल्प है। 10 वर्षों का समय अल्प है। इसी कारण 10 वर्षों का समय अल्प है या कम है, इसी कारण इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसी कारण इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब आप अगला पॉइंट लिखोगे। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, या यूपी लिखना, यूपी के गाजीपुर तथा बनारस, यूपी के गाजीपुर तथा बनारस में लागू थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तथा बनारस में लागू थी। और इसी में लिख लो या अलग से पॉइंट करके लिखना। यह व्यवस्था या इस व्यवस्था के अंतर्गत या यह व्यवस्था इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग सम्मिलित था या शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग शामिल था। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट आप लिखोगे इसमें, इस व्यवस्था में जमींदार भू राजस्व को वसूल कर उसका 1/11वां भाग, और ब्रैकेट में लिखना 11%, 1/11वां भाग और ब्रैकेट में लिखना 11% अपने पास तथा 10/11 और ब्रैकेट में 89% भाग कंपनी को देता था। अब इसके बाद लिखोगे आप अलग से सूर्यास्त का नियम, और डेट भी लिख लेना 1794। 93 में व्यवस्था लागू हुई थी, उसके 1 साल के बाद, क्योंकि साल भर में ही देख लिया था उन्होंने कि भाई जमींदार टाइम पे नहीं दे रहे, तो इसको किसी तरह से डराया जाए। और इसमें लिखना पॉइंट करके, लगान जमा करने की तारीख के सूर्यास्त से पहले जमींदार को लगान जमा करना होता था। सूर्यास्त से पहले तारीख के सूर्यास्त से पहले जमींदार को लगान जमा करना होता था। लगान जमा न करने की स्थिति में जमींदारी छीन ली जाती थी। लगान जमा न करने की स्थिति में जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है। और सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सूर्यास्त का नियम कब लागू हुआ था, 1794 में, और किस व्यवस्था से संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त से। बाकी कुछ नहीं। नीचे वाला भी नहीं याद रखना है तुमने, क्योंकि वो भी नहीं पूछेगा पेपर में आपसे कि क्या थी इस सूर्यास्त का नियम। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट लिखना, स्थायी बंदोबस्त को लागू करने में जेम्स ग्रांट व सर जॉन सोर ने कॉर्नवालिस का सहयोग किया। जेम्स ग्रांट व सर जॉन सोर यानी हल्ला, सर जॉन सोर ने कॉर्नवालिस का सहयोग किया था। तो जो सर जॉन सोर थे, जो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो इस व्यवस्था को परमानेंट करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कॉर्नवालिस का मित्र था, तो किसी तरह से उसने मना करके इस व्यवस्था को क्या करवा दिया था, परमानेंट करवा दिया था। ठीक है।
अब इसके नीचे एक और पॉइंट लिखना, राजा राम मोहन राय व आरसी दत्त, राजा राम मोहन राय व आरसी दत्त जैसे विद्वान, आरसी दत्त रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त जैसे विद्वान इस व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू करने के पक्ष में थे। संपूर्ण भारत में लागू करने के पक्ष में थे, ठीक है। और किताब का नाम लिख लेना, उसके नीचे इनकी आरसी दत्त का कहाँ लिखा था भाई किताब का नाम, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्त ने लिखी थी। भारत का आर्थिक इतिहास, हिंदी में भी याद रखना, कई बार वो हिंदी में दे देता है नाम कि भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तब हम सोच रहे कौन था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हुए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी भाई, भारत सेवक समाज की स्थापना, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी, ये बताओ कब हुई थी। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। और भारत सेवक समाज की स्थापना तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसी का दूसरा नाम भारत सेवक समाज है। क्यों कंफ्यूज हो रहा है, ऐसी कंफ्यूजन होता है फिर, ठीक है, हिंदी में है उसका ट्रांसलेशन। अब डालिए दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, 1792 ईस्वी। अब इसके नीचे पॉइंट करके लिखना, रैयत का अर्थ है, रैयत का अर्थ है किसान, रैयत का अर्थ है किसान, रैयत का अर्थ है किसान, अर्थात अर्थात इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना गया, भूमि का स्वामी माना गया, किसान को भूमि का स्वामी माना गया, माना गया। अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भारत में, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह दूसरी व्यवस्था थी, यह दूसरी व्यवस्था थी, दूसरी व्यवस्था थी, दूसरी व्यवस्था थी। सरकार द्वारा, सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य, सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य, इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य, उद्देश्य बिचौलिया, बिचौलिया, बीच का आदमी होता है ना बिचौलिया, और बिचौलिया के ब्रैकेट में लिखना जमींदार, बिचौलिया और ब्रैकेट में लिखना जमींदार वर्ग को समाप्त करना था,
वर्ग को समाप्त करना था, ताकि वह बिचौलियों के द्वारा रखी जाने वाली राशि को ताकि वह बिचौलियों के द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके। बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके। ठीक है, तो एक मुद्दा तो ये हो गया। दो कारण मैंने आपको और बताए थे कि दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग नाम का कोई ऐसा वर्ग था नहीं, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में जनसंख्या भी कम थी, तो आसानी से कंपनी स्वयं काम कर सकती थी वहां पे। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट करके लिखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड की हड्डी बोले तो कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। अगला पॉइंट, 1797 ईस्वी में राजस्व बोर्ड ने इस व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया। इस व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया। 1797 ईस्वी में राजस्व बोर्ड ने इस व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखना, 1820 से 1827 ईस्वी तक 1820 से 1827 ईस्वी तक थॉमस मुनरो 20 से 27 तक थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर रहा। थॉमस मुनरो ने 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया। मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, तो जब थॉमस मुनरो लागू करेगा तो ये परमानेंट चलती रहेगी। ठीक है, तो इसी कारण से इस व्यवस्था के कितने जनक हो गए? 2 जनक है। तो ऑप्शन में कई बार ये वाला नाम होता है और कई बार ये वाला नाम होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखना, 1825 में एल्फिंस्टन, ये नाम लिखिए, एल्फिंस्टन व चैपलिन ने 1825 में एल्फिंस्टन व चैपलिन ने इस व्यवस्था को बंबई में लागू किया। 1825 में एल्फिंस्टन व चैपलिन ने इस व्यवस्था को बंबई में लागू किया। ठीक है, हो गया। अब आप पॉइंट करके लिखना, यह व्यवस्था और ये नाम लिख लेना सारे, तमिलनाडु, मद्रास, बंबई, कर्नाटक, और कर्नाटक के ब्रैकेट में लिखना कुर्ग जिला। असम, पूर्वी बंगाल में लागू थी।
ठीक है, तो इन क्षेत्रों में लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत या यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। 51% भूभाग पर लागू थी। इक्यावन प्रतिशत भूभाग पर लागू थी। ठीक है जी, तो इसमें आपने इतना ही रखना है। अब डालिए महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822। महालवाड़ी व्यवस्था 1822। 1822। ठीक है, अब इसके नीचे पॉइंट करके लिखना। महाल का अर्थ है गांव। महाल का अर्थ है गांव। महाल का अर्थ है गांव। इस व्यवस्था में या इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ लगान वसूली का समझौता किया गया था। लगान वसूली का समझौता किया गया था। लगान वसूली का समझौता किया गया था। अतः इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। अतः इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान को माना गया। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान को माना गया। ठीक है भाई, तो भूमि का स्वामी कौन था? किसान था। ठीक है, किसान को माना गया। अब लाइन चेंज करके लिखना पॉइंट। इस व्यवस्था को 1822 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। अब ये व्यवस्था कहां पर लागू थी, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे। यह व्यवस्था पंजाब, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश के आगरा तथा अवध, उत्तर प्रदेश के आगरा तथा अवध के क्षेत्रों में लागू थी। आगरा व अवध के क्षेत्रों में लागू थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू थी। 30% भूभाग पर लागू थी। ठीक है, लागू थी। अब लाइन चेंज करके लिखना। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मार्टिन बर्ड की देखरेख में कई सुधारों के साथ इस व्यवस्था को
पुनः लागू किया गया, पुनः लागू किया गया, पुनः लागू किया गया। ठीक है, और उसमें आप पॉइंट करके लिखना। फिर मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इसको आप बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ठीक है, और इधर विशेषता वाला लिखना है, ऊपर नाम भी लिख लेना। ये गवर्नर हो गया, ठीक है, ये गवर्नर जनरल हो गया, ये समय हो गया, और ये बंदोबस्त हो गया। ठीक है, इसको बना लेना इतना। ठीक है, यानी सारे चीज का निचोड़ ये बस इतनी चीजें याद रहनी चाहिए आपको। मेन मुद्दा ये, बात समझ में आ रही? तो इसको बना लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है भाई, और कल इसमें कुछ चीजें और बची हुई हैं थोड़ा सा, जैसे जो रजनी पाम दत्त थी, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी इंडिया टुडे। ठीक है, और इंडिया टुडे में उन्होंने जो उपनिवेशवाद है, उस उपनिवेशवाद को 3 भागों में विभाजित किया था। हालांकि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 1757 से लेकर के और 1947 तक जो हमारा इतिहास था, उस इतिहास को उन्होंने एक अलग नजरिए से पेश किया था कि अंग्रेजों ने 1757 से लेकर के और 1857 के बीच में किस तरह से काम किया था भारत में। ठीक है, तो उसको उन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था। अब उसके चरण पूछ जाने की संभावना ज्यादा है कि भारत में औद्योगिक उपनिवेशवाद कब से कब तक रहा, या वित्तीय उपनिवेशवाद कब से कब तक रहा, या वाणिज्यिक उपनिवेशवाद कब से कब तक रहा, उसको देखेंगे कल। साथ ही साथ अंग्रेज जब भारत में आए तो इन्होंने भारत का पैसा ब्रिटेन पहुंचाया, तो उससे जुड़े हुए दादा भाई जो नौरोजी थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। तो उससे 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं, तो उन पे भी कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। और इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक जी सामाजिक सुधार पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो भारत में सामाजिक सुधार हो जाएंगे, तो उसके बाद जब लोग जागरूक होंगे तब 1857 का विद्रोह होगा बाद में। ठीक है, तो पहले सामाजिक सुधार पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो उसको निपटा के फिर 1857 का विद्रोह बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ठीक है भाई।